तेजस्वी यादव ये समझ रहे होंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से मुकाबला कर लेंगे, तो निश्चित रूप से ये लड़ाई बहुत कड़ी है। इनको जो प्रतिनिधित्व मिला इस लोकसभा में, एक ही सीट मिला हो, 2 ही सीट मिला हो, लेकिन 10.8% इनको प्रतिनिधित्व मिला है। 9 लोगों को प्रतिनिधित्व देकर के कहीं ना कहीं लालू प्रसाद ने एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश की है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। भारत लाइव में मुद्दे की बात आज करेंगे बाबा के साथ। सबसे अब क्योंकि आरजेडी की तरफ से हर 5वां कैंडिडेट यादव है, फिर भी तेजस्वी यादव दबाव में दिख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है। क्यों है दबाव में? क्योंकि इन्होंने 8 से अधिक, मतलब 40 सीट है, 9 यादवों को टिकट दिया है। क्या यादवों के भरोसे ही ये मैच जीतने की तैयारी में थे, या कुछ और जो उन्होंने खेला किया है उसके भी? तो बाबा से समझते हैं, बाबा आखिर यादवों को इतनी संख्या में टिकट देने के बाद भी तेजस्वी यादव क्यों दबाव में है, क्यों दबाव में दिख रहा है? देखिए चंदन जी, हम लगातार कई विश्लेषण कर चुके हैं। 2014 से लेकर 2019 तक, जब से एक नई परिस्थिति पैदा हुई है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, जब से नरेंद्र मोदी की एंट्री हुई है, नरेंद्र मोदी ने पूरा जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, लोकतांत्रिक पद्धति है, प्रक्रिया है, उसको बढ़िया से समझ करके उसको हैक कर लिया है। उसके बाद परिस्थितियां क्या होती हैं, क्योंकि आपने इससे पहले देखा होगा 2009 तक की बात करें तो यूपीए 1, यूपीए 2 लालू प्रसाद की तुति बोलती थी बिहार में। भले ही बिहार की सरकार में वो नहीं हो, बिहार में विपक्ष में हो, लेकिन लोकसभा के लिए अगर बात की जाए तो उनका तुति बोलता था। वही लालू प्रसाद अचानक से ऐसा क्या हो गया कि शून्य पर बोल्ड हो गए, जबकि उनके पास फोर्स भी वही था, समीकरण भी वही था। समीकरण में से कहीं टूटा भी नहीं था, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? तो ये समझना इस बार 2024 के चुनाव में इसलिए जरूरी हो जाएगा कि लालू प्रसाद ने समीकरण को थोड़ा सा और चेंज करने की कोशिश किया, ट्विस्ट किया है। अब यहाँ आकर के क्या ट्विस्ट किया है, तो सबसे बड़ा चीज होता है आंकड़ा, और आंकड़ों पर जब मंथन होता है तो दोनों ही खेमे अपने अपने हिसाब से मंथन करते हैं। छोटे दलों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बड़े बड़े दलों के पास ऐसे ऐसे स्ट्रेटजी बनाने वाले लोग हैं, सर्वे करने वाले लोग हैं। कभी आपने देखा होगा कि प्रशांत किशोर जैसे लोग भी हुआ करते थे, और भी कई लोग हुआ करते थे जो स्ट्रेटजी बनाते थे, पूरी टीम और पूरा वर्क फोर्स लगता था, आंकड़ों को निकालता था। अभी जो जातीय गणना होकर के आया है, ये इस चुनाव को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है, क्योंकि जातीय गणना के बाद ये पहला चुनाव है। और निश्चित रूप से जब पहला चुनाव है तो लोगों के मन में बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहले तो आप जातीय गणना का आप समूह एक तरफ रखिए, तो 36% सबसे बड़ा दल जो है वो अति पिछड़ा का है, 27% पिछड़ा है, 15.5% सवर्ण है, 20% के आसपास SC ST है। तो ये सारे समूह अपने अपने लिए स्पेस खोज रहे हैं, और ये स्पेस देगा कौन? तो लालू प्रसाद यदि 40 सीटों में से 9 सीट, यानी हर 5वां कैंडिडेट जो होगा वो यादव होगा, तो क्या उसके दम पर जीत सकते हैं? जबकि यादवों की संख्या को अगर देखा जाए तो 14% है। अब अगर चुनावी रणनीति और चुनावी प्रक्रिया में आप आ जाएं तो किस जाति का कितना आंकड़ा है, प्रतिशत है, उस प्रतिशत के हिसाब से यदि प्रतिनिधित्व दिया जाता हो तो 9 प्रतिनिधित्व आपने दिया है, लेकिन आपके वोट का स्थिति क्या हुआ? आप कहाँ बटे? आपने उन लोगों को नहीं दिया जो लोग चाहते थे। आपने 18% को अपने साथ रखा तो जरूर, लेकिन उन मुसलमानों के साथ आपने क्या किया? मात्र 2 सीट दिया आपने। हर क्षेत्र में आप देख लीजिए, पूरा जो 40 लोकसभा क्षेत्र है उसमें 7 क्षेत्र ऐसे हैं जहां एक ही जाति का मुकाबला है। तो निश्चित रूप से जीत करके वहां से कौन आएंगे? उसी जाति के कैंडिडेट आएंगे। दूसरा, 15 ऐसे सीट हैं जिसमें सवर्ण लड़ रहे हैं, और सवर्ण एक दूसरे के विरुद्ध लड़ रहे हैं। वहां से जीत करके कौन आएगा? सवर्ण ही आएगा। यानी ये आंकड़ा जो बैठाया गया है, इस आंकड़े में लालू प्रसाद ने एक ट्विस्ट देने की जो कोशिश की है, अगर उसको हम अंक में समझे या फिर प्रतिशत में समझे, तो गंगई जो एक महत्वपूर्ण जाति हो जाता है, जो आप देखे होइएगा सीमांचल के क्षेत्र में जो हमारा है, उस सीमांचल के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, और ये वोट को प्रभावित करते हैं। तो इनके जनसंख्या के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे ऊपर यही है। इनको जो प्रतिनिधित्व मिला इस लोकसभा में, एक ही सीट मिला हो, 2 ही सीट मिला हो, लेकिन 10.8% इनको प्रतिनिधित्व मिला है।
यानी अगर ये कैंडिडेट खड़ा होते हैं तो इनको वोट बल्क में मिलता है, 10.8% इनको वोट मिलता है। यानी कि ये जीत हार का जिस समीकरण के तहत हैं उस समीकरण में अपना एक अलग स्थान रखते हैं। इसके बाद गंगोत की बात कर लें तो गंगोत के साथ भी यही बात है, 5% हैं। गोसियान के बारे में कहें तो 3.4। कोयरी की बात करें तो अपने जनसंख्या के हिसाब से 3.3% है। इनका भी संख्या आपने देखा ही होगा कि तीन ऑलरेडी लड़ रहे हैं, पहले ही चरण में 2 लोग लड़ रहे थे। उसके बाद फिर आगे की कहानी है। भूमिहार 2.6 हैं, राजपूत 2.5 हैं, पान चौपाल 2.2 हैं। इसके अलावा बनिया की बात करें 2.2 है, कायस्थ की बात करें तो 2.1 है, हलवाई की बात करें तो 2.1 है, सोनार की बात करें तो 1.8 है, मल्लाह की बात करें तो 1.4 है और 13वें नंबर पर यादव आते हैं। क्योंकि 14% जनसंख्या को आप भागा दीजिए 9 से तो आपके पास 1.4 ही आता है। इसका मतलब है कि आपने प्रतिनिधित्व तो दिया लेकिन वोटों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कीजिएगा, इसके आधार पर आप सब कुछ कर नहीं सकते हैं। पासी की बात करें 1.3 है, अन्य जातियों का भी इसमें आंकड़ा दिया हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक सीट बिहार में जहां एनडीए और इंडिया के 2 मुसलमान, दोनों ही खेमे से मुसलमान लड़ रहे हैं, 2 ऐसी सीटें हैं। इसके अलावे 2 सीटों पर दूसरी जाति के मुकाबले मुस्लिम लड़ रहे हैं चुनाव। यानी कि मुस्लिमों का जो वर्गीकरण है वो दोनों ही खेमे में बहुत ही ज़्यादा संतोषप्रद नहीं है। अगर अति पिछड़ा और जो हमने 4 वर्गों का बात किया उसमें अगर एनडीए की तुलना एनडीए से करें, इंडिया और एनडीए को दोनों को 2 फांक में करें तो आपको इससे ही अंदाजा लग जाएगा कि किसको किस पर कितना भरोसा है। अगर बात करें हम अत्यंत पिछड़ा वर्ग की तो इंडिया गठबंधन में 7.5%, 7.5% लोगों पर भरोसा किया है और इनको उम्मीदवारी दी गई है। वहीं एनडीए गठबंधन की बात करें तो यहां 17.5% है। यह समीकरण तो आपको समझ में आ गया होगा। नीतीश कुमार ने अति पिछड़ों को आवाज दी। नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? नीतीश कुमार 15 साल के लालू राबड़ी के शासन की बात कर रहे हैं। खास करके जो 14% यादव हैं उनको आप हमेशा दोषी बना रहे हैं कि यही एग्रेसिव राजनीति करते थे, यही अपहरण करते थे, उनको हर जगह कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इसका नतीजा है कि 17.5% लोगों को उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया है और उस पर भरोसा भी उनको है कि हमारी तरफ वोट करेंगे। यानी 35% ने आधा से ज़्यादा, 50% से ज़्यादा लोगों पर भरोसा किया। इसके बाद अगर बात करें सामान्य वर्ग की तो सामान्य वर्ग में इंडिया गठबंधन ने 12.5% लोगों पर भरोसा किया है। आपने देखा होगा 2 ही लोगों को दिया है, तो उस हिसाब से आप आंकड़ा देख लीजिए, 15.5% से 12.5% है। तो 12.5% लोगों पर भरोसा करते हुए इन्होंने 2 लोगों को दिया है। वहीं 32.5% सवर्णों को एनडीए ने टिकट दिया है और उस पर भरोसा किया है। इसके अलावा अगर मुस्लिम की बात करें तो 10% मुसलमानों पर भरोसा किया गया है, 2 सीटें दी गई है। वहीं 2.5%, चूंकि आप जानते हैं भाजपा ने तो दिया नहीं है, दिया है तो वही एक जगह आप देखे हुए कि जदयू ने दिया है, तो इसको लेकर के 2.5% है। अगर बात करें ओबीसी गैर यादव की जो 27% है, उसमें से यादवों को अगर छांट देते हैं तो 13% में 25% पर भरोसा किया है इंडिया गठबंधन ने और 20% पर भरोसा किया है एनडीए गठबंधन ने। ये पूरी की पूरी कहानी जो है आपको बता देगी। उसके अलावा अगर ओबीसी में यादवों की बात करें तो 27.5% यादवों पर भरोसा किया है इंडिया गठबंधन ने। वहीं एनडीए गठबंधन ने 12.5%, एनडीए ने भी कुछ लोगों को दिया है, 4-5 तो नजर आ रहे हैं, सीधे उंगली पर जोड़ लीजिए तो नजर आ रहे हैं। इसके बाद अगर एससी की बात करें तो 17.5% लोगों पे इंडिया गठबंधन ने भरोसा किया है, वहीं 15% एनडीए गठबंधन ने किया है। चूंकि चिराग पासवान वहां है तो ऑटोमेटिक आप देखिए उनके पास जो 6 सीटें हैं तो 6 सीट पर तो लड़ना ही है। इस सारी चीज़ों को लेकर के 17.5% जो बढ़ रहा है वो कहाँ का बढ़ रहा है पता है ना? सुपौल वाला। सुपौल में जो एक दलित को उतारा गया है मैदान में, पान और चंद्रास समाज के जो आते हैं, चंद्रास चौपाल, तो चौपाल समाज से आते हैं, उनको दिया गया है। इसलिए यहाँ 17.5% ने तो 6वें सीट में आप कितने लोगों को दीजिएगा? 6 सीट में तो उतना ही आंकड़ा हो सकता है, लेकिन एक अधिक दे करके वहाँ लालू प्रसाद ने एक बढ़त बनाया है जरूर। इसके अलावा अगर बात करें तो यादवों की पूरी लिस्ट अगर हम आरजेडी का देखते हैं, जिसको लेकर के आखिर यादवों पर इतना भरोसा करने के बाद भी तेजस्वी यादव के साथ कहाँ छल हो रहा है, कहाँ धोखा हो रहा है, कहाँ जाकर के पेच फंस रहा है,
तो सिर्फ यादव और मुसलमान के दम पर आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। यही कारण है कि जातीय समीकरण बैठाने की कोशिश लालू प्रसाद ने की है। अलग अलग जातियों को भी उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया है, चाहे अपने दें या फिर अपने गठबंधन के साथियों के द्वारा दिलवाएं। अब इसमें वाल्मीकि नगर की बात करें तो वाल्मीकि नगर में दीपक यादव हैं जो यादव समाज से आते हैं। सारण में खुद रोहिणी आचार्य उनकी बेटी हैं। पाटलिपुत्रा में खुद उनकी बेटी हैं। दरभंगा में उन्होंने अपने विधायक और मंत्री रहे ललित यादव पर भरोसा किया है। तो वहीं जहानाबाद में उन्हीं के कैबिनेट के मंत्री सुरेंद्र यादव पर भरोसा किया है। सिवान की बात करें तो अवध बिहारी चौधरी पर भरोसा किया गया है। अगर मधेपुरा की बात करें तो प्रोफेसर चंद्रदीप हैं। इसके अलावा अगर बांका की बात करें तो जयप्रकाश यादव हैं। यानी कि 9 लोगों को प्रतिनिधित्व देकर के कहीं ना कहीं लालू प्रसाद ने एक सामंजस्य बिठाने की कोशिश की है और 14% लोगों को प्रतिनिधित्व दे करके 14% को 9 सीट दे करके उन्होंने ये बताया है कि हमारी पार्टी अभी भी यादवों की पार्टी है। उसके अलावा 3 कोयरी को दिया है जो कि सामने नजर आया। यही वो समीकरण है जो जोड़ने की कोशिश वो कर रहे थे। इसके अलावा दलित समाज से भी 3 लोगों को उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया है। इसके अलावा 2 मुसलमानों को दिया है जिसकी चर्चा हम बार बार कर रहे हैं और जिसके नाराज होकर के मुसलमान उनके खेमे से बाहर भी जा रहे थे लगातार। इसके अलावा 2 सवर्णों की बात करें, 2 ही सवर्णों को दिया गया। हम कल भी आपको मजाक में बोल रहे थे कि भूरा बाल में सिर्फ भूरा को रखा गया, बाल को तो साफ ही कर दिया गया है। उसके बाद कुर्मी एक है और एक बनिया को भी दिया गया है जो शिवहर से लड़ रही हैं। लेकिन मल्लाह का साथ मिल रहा है ना। हाँ, अब इसमें आप करिए तो मल्लाह का साथ मिल रहा है, लेकिन कितने मल्लाह चुनाव लड़ रहे हैं ये देखना सबसे दिलचस्प है। न तो मुकेश सहनी जो मल्लाहों के सबसे बड़े नेता हैं उन्होंने किसी मल्लाह को उतारा, न लालू प्रसाद ने मल्लाहों को टिकट दिया। मल्लाहों का इज्जत बचाने के लिए टिकट अगर किसी ने दिया है तो वो है कांग्रेस। बीजेपी से आए अजय निषाद को टिकट देकर के कहीं ना कहीं उस कोरम को पूरा किया गया है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि कहां जाकर के मामला अटक रहा है। आप घर में आटा ला करके नहीं दीजिए और चिल्लाइए कि रोटी बना दीजिए, रोटी बना दीजिए, रोटी बना दीजिए। रोटी बनाने वाला कैसे रोटी बनाएगा? आपने मल्लाहों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया और आप कह रहे हैं गंगाजल लेके कसम खाइए। आप सोचिए कि कभी वो मल्लाह वोट देगा जिसकी मछली छीन कर खाएगा। मल्लाह का नेता है, सन ऑफ मल्लाह जिसको लोग कहते हैं, उसको तो हेलीकॉप्टर में साथ घुमा रहे हैं तेजस्वी, ये मैसेज देने के लिए जो मल्लाह समाज का नेता मेरे साथ हैं, हमारे साथ घूम रहे हैं। और हमको तो काफ़ी सभा की है दोनों ने, दर्जनों सभा किया है दोनों ने। जाजी मॉल में कपड़ा खरीदने तो जाते होइएगा, हाँ, बाल बच्चा परिवार को लेके जाते होइएगा। जैसे दुकान में घुसिएगा ना, वहाँ एक पुतला खड़ा रहता है, इसमें कपड़ा पहना करके रखा जाता है। वो ये बताता है कि दुकान में माल मेरे अच्छा है, इस देख लीजिए, पसंद कर लीजिए। आपको पसंद पड़ता भी है, नहीं भी पड़ता है। लेकिन बाबा आप तो मॉल का चर्चा कर लीजिए जी। गांव देहात से आप भी जुड़े हैं, हम भी जुड़े हैं। खेत में एक बांस के करची पे हाँ, हाथ पे लगा के और उसको कपड़ा कुर्ता पहना दिया जाता है, ताकि लगे कि कोई है, जानवर नहीं आएगा, कोई आदमी नहीं आएगा। तो हो सकता है जो दूसरे को डराने के लिए। बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। मेरी बात कई निषादों से हुई है, कई मल्लाहों से हुई है, उस समाज के कई लोगों से मेरी बात हुई है। उन लोगों का सबसे बड़ा दर्द जो है, खास करके आप देखिए कि जो जदयू में लोग हैं, जो अन्य दलों में हैं, उनको ये दर्द है। मेरी बात हो रही थी हरीश सहनी से, उन्होंने भी इस बात का काफ़ी दुख व्यक्त किया कि बताइए हमारे समाज के नेता बनते हैं, सन ऑफ मल्लाह बनते हैं, हम लोग इनको कितना सपोर्ट किए, मंत्री तक बनाए कि अपने समाज के लिए कुछ करेंगे। न पिछली बार उन्होंने मल्लाहों को कोई स्थान दिया अपने सिवाय, और न ही इस बार उनको 3 सीट मिला तो किसी मल्लाह को जगह दिया। यानी कि मल्लाहों का सिर्फ उनको वोट चाहिए। और ऐसी स्थिति में मल्लाह समाज इतना ज़्यादा मूर्ख नहीं है कि आप उसको यूं ही बरगला सकते हैं। वही जो आप बता रहे खेतवा में जो डंडा पर हड़िया लगा करके जो कपड़ा पहना के रखा जाता है, उससे डरने वाले नहीं हैं लोग। अब समझ गए हैं, समझदार हैं, और यही चिंता का कारण जो है वो तेजस्वी यादव का हो रहा है। और कुशवाहा समाज मिला है कि नहीं? कुशवाहा समाज तो आप समझ लीजिए, कुशवाहा समाज के कौन बड़े नेता, आलोक मेहता को अगर सबसे बड़ा नेता माना जाए तो आलोक मेहता को कितना आपने प्रश्रय दिया है। यही आलोक मेहता ना है जिनको आप 17 महीना के मंत्रिमंडल में साइड करवा दिए थे। नीतीश कुमार उनका एक कदम बाकी नहीं छोड़े थे, उन्हीं के विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग को रोकवा दिए थे। तो जिस व्यक्ति को कई दिन वो ऑफिस नहीं गए थे, वो भी ऑफिस नहीं गए थे, तो जिस आप कुशवाहा समाज के नेता का सम्मान नहीं कर सकते हैं तो उससे वोट की कैसे अपेक्षा कर सकते हैं आप? कुशवाहा के बड़े नेता 2-2 ठो खड़े नजर आ रहे हैं, एक उपेंद्र कुशवाहा और दूसरे सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने ऊपर क्यों लाया है? क्यों उपेंद्र कुशवाहा को ला करके, भले ही एक ही सीट मिला हो, लेकिन उनको क्यों घुमा रही है अलग अलग जगह?
क्योंकि वो जानती है कि अभी भी कुशवाहा लोग भरोसा करते हैं। काराकट में जो कुछ भी चल रहा है, क्या आपको लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा हार जाएंगे क्या? जो परिस्थितियां बनी हैं, आप कुछ भी कर लीजिए। भीतर खाने में चर्चा इस बात को भी लेकर के भी है कि भारतीय जनता पार्टी से नाराज पवन सिंह को समीकरण के तहत वहां से उतारा गया है कि वहां की सीट जो है वो बीजेपी और एनडीए को नहीं जाए, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा वहां खड़े हैं। उपेंद्र कुशवाहा जीत जाएंगे तो फिर से खड़ा हो जाएंगे। ये सारी समीकरण बनाए गए हैं और अपने समीकरण पर जहां एक तरफ 40 लोकसभा सीटों में बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अपने 23 सीटों में से 9 यादवों को टिकट दे करके तेजस्वी यादव ये समझ रहे होंगे कि हम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से मुकाबला कर लेंगे, तो निश्चित रूप से ये लड़ाई बहुत कड़ी है। मतलब आपके अनुसार अब आरजेडी जो है यादवों की पार्टी बनने जा रही है। मुसलमान को उन्होंने 2 बार टिकट दिया है। देखिए, यादवों की पार्टी तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसमें मुसलमान जो जुड़े हुए थे ना, उसको अब मुसलमान की जगह पर मल्लाह करने की कोशिश हो रही है, एक नया समीकरण गढ़ने की कोशिश हो रही है। लेकिन वो ऐसे मल्लाह को रखा गया है जो जिन पर यह आरोप लग रहा है, अब कितना आरोप में सत्यता है? 3 को टिकट में मिला तो बेचारे किसको देंगे? हाँ। और भी तो आगे राजनीति करनी है, पार्टी को आगे भी तो चलाना है। मलाहे पर टिकट, अपने को खुद मलाह है ना, उप मुख्यमंत्री बनने का तो बात करिए लिए हैं। 2020 में भी उप मुख्यमंत्री बनने की बात हुई थी तो बीच में उठ करके भाग गए थे। एक बार फिर से उप मुख्यमंत्री बनने की चर्चा चल रही है कि अगली बार 2025 में उप मुख्यमंत्री बनेंगे। तो क्या जरूरत है छोटा मोटा देने के लिए पद? सीधे उप मुख्यमंत्री का पद ले लिया जाए। एमपी बना के क्या करेंगे? एमपी तो बहुत सारे मलाह के नेता हैं, उन लोगों को जो करना है करें। मुकेश सहनी सीधे बिहार में आएंगे, आरक्षण दे देंगे बिहार में, बस काम खत्म। मल्लाह को वही उनकी मांग भी है। अब ये कितना संभव है ये तो बाद की चीज ना है, लेकिन 2025 तक तो उन्होंने अपने समाज के लोगों को स्टैंड बाई में रख दिया। जो हम आएंगे तो हम आएंगे, उप मुख्यमंत्री बनेंगे, साइन करेंगे और पहला साइन वही होगा, बस मल्लाह को आरक्षण मिल जाएगा। सिंपल सी बात है। मतलब आरजेडी केवल कहें जो मतलब यादवों पर भरोसा कर रही है अभी तक। देख, अगर कहा जाए, वास्तव में कहा जाए, अगर आंकड़ों की बात अगर छोड़ दी जाए तो निश्चित रूप से यादवों पर ही भरोसा लालू प्रसाद को है और उसी ढर्रे पर तेजस्वी यादव भी चल निकले हैं। भले ही वो बाप की पार्टी कह दें, लेकिन माई की पार्टी है और रहेगी। लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में तो काफ़ी अच्छा किया था उन्होंने, मतलब नेक टू नेक फाइट किया था बीजेपी के साथ। देखिए, पिछले चुनाव में, विधानसभा के चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ, पिछले चुनाव में एक बड़ा समीकरण था। उस समीकरण से आप कैसे भूल जा रहे हैं चिराग पासवान को? 100 से ज़्यादा सीटों पे चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें उन्होंने कमजोर किया था नीतीश कुमार को। तो नीतीश कुमार की जितनी सीटें घटी उतनी इनकी बढ़ी। ये तो बट नेचुरल है कि 2 लोगों की लड़ाई में, 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर का फ़ायदा हो जाता है। वो फ़ायदा निश्चित रूप से मिला। हालांकि कहीं भी उनके काम करने के तरीके, उनके प्रगति पर, उनके अनुभव पर जो लगातार वो गेन कर रहे हैं, उस पर शंका नहीं है। लेकिन स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक हमेशा तेजस्वी यादव से होती रही है, इस बार भी स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक नजर आ रहा है। मतलब कास्ट कॉम्बिनेशन के तहत उन्होंने कोशिश किया है, लेकिन कर नहीं पाए। अभी आप देख रहे थे मुद्दे की बात में हम बात कर रहे थे, जो आखिर तेजस्वी क्यों है टेंशन में। हर 5वां सीट पर उन्होंने एक यादव को टिकट दिया है। वो चाह रहे थे जो क्या केवल यादवों के सहारे चुनाव जीता जा सकता है, क्या ऐसा संभव है? इसी को लेकर के तेजस्वी यादव इन दिनों टेंशन में है, जो क्या मैंने कहीं कुछ गलती तो नहीं कर दी टिकट बांटने में? मैंने समाज के कुछ और वर्ग के लोगों को अगर टिकट दिया होता तो हो सकता था जो ये मतलब उतना टेंशन नहीं रहते और इसका फ़ायदा उन्हें मिल सकता था। देखते रहिए आप भारत लाइव। अपना कमेंट जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में डालें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।